नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। भारत में मुंबई में हुए आतंकी हमलों के बाद नागरिकों पर सबसे बड़ा पहलगाम आतंकी हमला है, जहां निर्दोषों को मारा गया है, जिसके कारण पूरे देश में गुस्सा है। देश की इस भावनाओं को समझते हुए पीएम मोदी ने कल ही बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, सेना को अब पूरी छूट है, यानी सेना अब खुद तय करेगी कब, कैसे और कहां से जवाब देना है। ना कोई रुकावट, ना कोई देरी, डायरेक्ट एक्शन। हर शहीद का बदला लिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है घुस के मारेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं, ताकि आप लोग इन सारे डायमेंशन को समझ पाए। नए लोग हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल अर्थात देखा जाए 29 अप्रैल को एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। हाई लेवल मीटिंग का सीधा सा मतलब है, देख पा रहे हैं कि देश के सबसे बड़े डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफिसर यहाँ पे शामिल थे, जिसमें राजनाथ सिंह स्वयं है यहाँ पे। इसके अलावा अजीत डोभाल है यहाँ पे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख रहे हैं सीडीएस अनिल, ठीक है, चौहान है, जो तीनों ही जल थल वायु का पूरी तरीके से हेड है। इसके अलावा उपेंद्र द्विवेदी यहाँ पे थल सेना प्रमुख, नेवी प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी, वायुसेना प्रमुख है अमरप्रीत सिंह। अब यहाँ पे इस तरीके का बैठक आपको यदा कदा देखने के लिए मिलेगी, जैसे जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था। इसके अलावा देखा जाए तो इंदिरा गांधी के समय भी यहाँ पे किया गया था कि कब यहाँ पे बांग्लादेश को, या फिर बांग्लादेश में कैसे जो पूर्वी पाकिस्तान का भाग था, ठीक है, कैसे वहाँ पे जाके अटैक करना है। तो जो भी स्ट्रेटजी है इसी तरीके से यहाँ पे बनाई जाती है। सीडीएस का पद देखिए लाया ही इसी लिए गया, ताकि आर्मी को, नेवी को या फिर एयरफोर्स को, तीनों पे एक जो सामंजस्य बैठा सके, तीनों को यहाँ पे कोऑर्डिनेट यहाँ पे कर सके। खासकर ऐसे ही सिचुएशन के लिए यहाँ पे सीडीएस को पद को बनाया गया। क्योंकि तीनों ही सेनाओं का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट यहाँ पे होता है। लेकिन अब प्रेसिडेंट के नीचे सीडीएस को ला दिया गया, और सीडीएस के बाद से अब यहाँ पे, ठीक है, जो भी यहाँ पे तीनों जो सेना के प्रमुख हैं, अब समस्या नहीं होगी। आर्मी में कोई दिक्कत होगा तो डायरेक्ट यहाँ से कोऑर्डिनेट कर लिया जाएगा, यहाँ से कोऑर्डिनेट कर लिया जाएगा। अदरवाइज फिर जो सीडीएस जो है यहाँ पे अनिल चौहान, इनके द्वारा खुद ही यहाँ पे कोऑर्डिनेट किया जाएगा। क्योंकि शुरू से ही यहाँ पे देखेंगे तो भले ही जो कमांड होता है राष्ट्रपति के हाथों में होता है, लेकिन एक परंपरा के तौर पे या फिर भारतीय संविधान में जिस तरीके से दिखाया गया है कि जो संसद है, खासकर अगर हम लोग बात करते हैं लेजिस्लेटिव की, तो लेजिस्लेटिव के अंदर ही यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को भी यहाँ पे रखा जाता है। तो जिसके वजह से पूरी जो अकाउंटेबिलिटी है एक परंपरा के तौर पे प्रधानमंत्री के ऊपर ही रहता है। इसीलिए यहाँ पे राष्ट्रपति की जगह खुद यहाँ पे प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अब इस बैठक में पीएम मोदी ने दो टूक शब्दों में पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि मुझे अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, आतंकवाद को करारा जवाब देना अब हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। संदेश साफ है, भारत अब चुप नहीं बैठेगा, और जो भी हमारे खिलाफ साजिश करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। अब आइए बात करते हैं खुली छूट मतलब क्या है। अब फैसला भी सेना का, वार भी सेना का, अर्थात सरकार ने सेना से कह दिया है अब हर फैसला तुम्हारा है, अब हर जवाब तुम्हारा है। खुली छूट का सीधा सा मतलब है सेना को अब आतंकियों को सबक सिखाने के लिए पूरी आज़ादी मिल गई है। अब कोई कागजी इजाज़त नहीं, कोई देरी नहीं, डायरेक्ट एक्शन। जैसे कि सिंपल समझिए, किसको मारना है अब सेना तय करेगी। इसके अलावा अब सरकार नहीं बताएगी कि कौन टारगेट है, सेना खुद तय करेगी कि कौन से आतंकी कैंप, कौन से ठिकाने, कौन से चेहरे कब यहाँ पे ख़त्म करना है, कब और कैसे वार करना, ये भी सेना तय करेगी। चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से हो, हवाई हमला हो, हिडन ऑपरेशन हो, या फिर साइबर अटैक हो। अब पूरा जो तरीका और टाइमिंग सब सेना के हाथ में है, और सेना का मतलब जल थल वायु तीनों का यहाँ पे पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। सीमा पर तैनात अफसरों को भी अब कोई समस्या नहीं आएगी। अब बॉर्डर पर जो भी कमांडर तैनात है, जो भी वहाँ पे अफसर तैनात हुए, मौके पर तुरंत फैसला लेने की स्थिति में रहेंगे। बार बार उनको दिल्ली पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी देखा जाए तो आदेश का इंतजार नहीं, डायरेक्ट एक्शन। अब देखा जाए तो बहुत लोग चिल्ला रहा था, पाकिस्तानी सब बहुत गिदड़ भभकी सब दे दिया, अब उसी पे भारी पड़ रहा है। क्योंकि भारत बोलता कम है, एक्शन ज़्यादा लेता है। देख पा रहे हैं साफ साफ बोला जा रहा है कि 24 से 36 घंटों में भारत के द्वारा अटैक किया जाएगा। अब बात करते हैं अब सेना का मूड जवाब नहीं, सीधा एक्शन। देखा जाए तो एलओसी में पाकिस्तान की चालबाजियों के बीच भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी से मोर्चे पर डटी हुई है। नजरें सीमा पार की हरकत पर है और हाथ पूरी तरीके से ट्रिगर पर है।
सीमा पर फुल तैयारी, एक एक इंच पर यहाँ पे नजर रखी जा रही है। उन दुर्गम इलाकों में सेना ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सख्त पहरा बिठा दिया है। वहाँ पे एक से एक टेक्नोलॉजी, जैसे ड्रोन हो गया, इसके अलावा रडार, इंफ्रारेड, हर टेक्नोलॉजी को एक्टिव कर दिया गया है। इसके अलावा घाटी में सर्च ऑपरेशन जारी है। कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस को भी यहाँ पे बंद कर दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो छिपे हैं, जो भी आतंकवादी छिपे हैं, पकड़े जा रहे हैं। जो भी लोकल लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अभी देखा कि एनआईए के द्वारा 15 लोगों की यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 2 से 3 लोगों को, लोकल लोगों को भी इसमें पकड़ा गया है। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ से उल्टी गिनती पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे जो हम लोग एलओसी की बात कर रहे हैं, यही है आपको एलओसी का जो लाइन है, मैं इस तरीके से आपको यहाँ पे खींच के दिखाता हूँ। ऐसे है टेढ़ी मेढ़ी करके इसे एलओसी का लाइन खींचा गया है, जिसमें भारत में 4 डिस्ट्रिक्ट है, कुपवारा है, बारामूला है, पूंछ है, इसके अलावा यहाँ पे राजौरी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो भी देखे ना, यहाँ पे सीज फायर इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे किया जा रहा है। अभी तक पाकिस्तान के द्वारा कम से कम 6 से 14 बार, मतलब अभी लगभग एक सप्ताह, मतलब 23 अप्रैल की रात से यहाँ पे सीज फायर यहाँ पे जारी है। मतलब लगातार उल्लंघन यहाँ पे किया जा रहा है। देखा जाए तो अभी एलओसी में बिल्कुल माहौल टेंस है, और इसी सीज फायर को देखते हुए जो भी टेंस का जो माहौल है यहाँ पे, ठीक है, पूरी तरीके से सरकार को, सेना को छूट दे दी गई है। टिट फॉर टैट वाली बात यहाँ पे की गई है। अब यहाँ पे जो हम लोग बार बार घाटी बोलते हैं ना, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो इलाका है ये बिल्कुल ही पहाड़ी वाला इलाका है, और इधर भी देखेंगे तो बिल्कुल ये पहाड़ी वाला इलाका है। बीच में ही आपको ये सब जो इलाका यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे मतलब इसी को घाटी इसलिए नहीं बोला जाता है, ठीक है, दोनों पहाड़ों के बीच के क्षेत्र को यहाँ पे घाटी बोला जाता है। तो पहाड़ का जो डायरेक्शन है कुछ इस टाइप का, कई सारे यहाँ पे बीच में भी पहाड़ है, तो बीच बीच में कई सारी आपको यहाँ पे घाटियाँ देखने के लिए मिलेगा। अब सोचिए कैसे यहाँ से इंटर करके ये लोग पूरे पहाड़ चढ़ के 18-20 घंटे, 24-24 घंटे चढ़ के, कैसे सब जो टेररिस्ट हैं भारत में सब आ रहा है दहशत फैलाने के लिए, लोगों को मारने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे पूरी तरीके से 24 आवर यहाँ पे सर्च अभियान यहाँ पे जारी है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। अब सर्च अभियान में हो क्या रहा है कि देखिए, जैसे भारत के जो सैनिक यहाँ पे सर्च अभियान कर रहे हैं, इधर ये सब पूरी तरीके से लॉन्चर रखा है, लॉन्च पैड रखा है, टेररिस्टों को पनाह देने के लिए सब छोड़ देगा। जैसे लोग पता चलेगा कि हमारा आदमी बॉर्डर पे है और पकड़ा जाने वाला है, सब एक आध लॉन्चर छोड़ देगा सब। तो देखिए बहुत समस्या होती है, भारतीय सेनाओं को भी इसमें बहुत सारी समस्या आती ही आती है। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे पीओके पर कंट्रोल। बहुत ही, अगर मेरे नजरिए से देखेंगे, बहुत सारे जो इन्हें लिस्ट है, सबका यही मानना है कि जब से यहाँ पे कल हाई लेवल कमेटी के द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है, मोदी के द्वारा अप्रूवल दिया गया है कि अब डायरेक्ट एक्शन, इसका मतलब क्या है आप खुद समझिए। पाकिस्तान खुद यहाँ पे आ बैल मुझे वाली बात कर दिया है, क्योंकि इसने 1972 के शिमला समझौते को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। और मैं आप लोगों को याद दिला दूं, ये वही शिमला समझौता था जिसके बाद भारत ने 1971 में युद्ध जीता हुआ था, और उसके बाद से लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जो क्षेत्र था पाकिस्तान को लौटाया था। अब इसे रद्द करने का मतलब क्या है कि जो वापस मिल चुका है अब वो खुद ही नकार रहा है। तो जब खुद नकार रहे हो पीओके को, तो भाई लाओ हमें दे दो फिर, इसका सीधा सा मतलब है। तो ये बिल्कुल ही पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे इलॉजिकल यहाँ पे तर्क रखा गया है। अब तो सेना को मेरे ख्याल से खुली आज़ादी है, क्योंकि शिमला समझौते के तहत एलओसी को सीमा के रूप में यहाँ पे मान्यता दी गई थी। अब शिमला समझौता ही ना रहा तो एलओसी किस बात की, खुद आप लोग सोच के देखिए। पीओके में भी कुछ इस तरीके की स्थिति बनी हुई है कि वहाँ के लोग भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से काफ़ी नाराज हैं। इसीलिए अभी देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, या तो पूरे पीओके को या फिर उसके कुछ भाग को तो जरूर इस समय यहाँ पे कंट्रोल में लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि शिमला समझौते का उल्लंघन पाकिस्तान ने स्वयं किया है, और यूएनए में भी भारत के पास ऐसी चीज़ों के लिए ठोस तर्क रहेगा ही रहेगा। तो क्या पता एक नई बाउंड्री यहाँ पे आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिल जाए। अब आइए बात करते हैं यूएनए पाकिस्तान की एक और चाल नाकाम, चूंकि इसमें 3-4 आपको इवेंट देखने के लिए मिल जाएगा। ये कल ही की बात है कि अब हुआ यूं कि जब यूएनए इस पर बयान देने वाला सवाल था कि पाकिस्तान ने मौके का फायदा उठाकर कश्मीर को विवादित इलाका घोषित करने की यहाँ पे कोशिश की। चूंकि हुआ क्या था कि संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए साफ कहा कि जो लोग ऐसी घिनौनी को बढ़ावा देते हैं उन्हें कानून के कटघरे में लाना होगा। तो अभी 3-4 दिन पहले इसकी मीटिंग हुई थी, जिसमें वोटिंग भी कराया था। उसमें चीन ने, पाकिस्तान ने, सबने बोला था ठीक है, मतलब ये वो स्थिति थी कि अब करे तो करे क्या।
तो पूरी तरीके से आतंकवाद को एक्सपोज करने के लिए ये लोग ठीक है उसके फेवर में यहाँ पे वोटिंग किया था। लेकिन अब वैसे तो पाकिस्तान मानने वाला है नहीं, देखिए पूरी तरीके से लगा था। जब बारी आई, चूंकि अभी जो इसकी अध्यक्षता किया जा रहा है स्थायी सदस्यों के द्वारा, अप्रैल का महीना चल रहा है, फ्रांस के द्वारा इसकी अध्यक्षता यहाँ पे की जा रही है। अब ऐसे में जब यूएनए के द्वारा जब स्टेटमेंट यहाँ पे दिया जाने लगा तो पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे बोला गया कि भाई कश्मीर को आप लोग ऐसे नहीं बोलिए, ठीक है, कश्मीर को आप लोग बिल्कुल ही एक डिस्ट्रीब्यूटेड टेरिटरी के रूप में आप लोग घोषित कीजिए, विवादित इलाका के रूप में इसको बताइए, तभी तो सारी दुनिया यहाँ पे सुनेगी। लेकिन उसी समय भारत ने सीधे दो टूक में बोल दिया कि ऐसे नहीं चलेगा। खुद सोच, ऐसे नहीं चलेगा, इसका मतलब कि पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू कश्मीर को यूएन के प्रेस बयान में डिस्प्यूटेड टेरिटरी यानी विवादित क्षेत्र के रूप में यहाँ पे ठीक है संबोधित किया जाए, मगर भारत ने अमेरिका और फ्रांस के साथ मिलकर इस चाल को वहीं रोक दिया। और सबसे दिलचस्प बात है कि अप्रैल में ही यहाँ पे ठीक है यूएन सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता फ्रांस के पास है। अभी मैंने बताया कि फ्रांस उसका स्थायी सदस्य है। अब भारत ने ऐसे में देखिए कस के, मतलब होता है ना, कस के यहाँ पे दे दिया पाकिस्तान को, उसको अड़े हाथों में लेते हुए कहा कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है, देख पा रहे हैं ये काफी चर्चा में थे भाई साहब, है ख्वाजा आसिद, एक स्वयं यहाँ पे एक इंटरव्यू में इनके द्वारा यहाँ पे बोला गया था कि पाकिस्तान ने दशकों तक आतंकवाद का समर्थन दिया है। मतलब देखिए बहुत बड़ा रहा था, ठीक है, लेकिन इसको ट्विटर अकाउंट को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ब्लॉक करा दिया गया। अब इसका सीधा सा मतलब है कि भारत ने उस यूएनओ के मंच से, उच्च अंतर्राष्ट्रीय के मंच से ये दिखा दिया है कि देखो पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है और भारत का स्टैंड क्या है, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे चल रहा है। अब आइए बात करते हैं, सिंधु में पानी नहीं तो खून बहेगा। कितना गिदर भभकी आया पिछले 3-4 दिनों से आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको समझना है कि धमकी देने वाला पाकिस्तान अब खुद ही पानी पानी हो गया है। अब वो बड़े बड़े मंचों पर जाकर अपना रोने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि समझ तो रहा है कि अब हम पिटने वाले हैं। देश की सबसे बड़ी कानूनी संस्था ने भी पाकिस्तान सरकार की मदद के लिए एक खास कमेटी बना दी है। बहुत रो रहा था बेचारा, क्या करेगा सब, ठीक है, ताकि इंटरनेशनल कोर्ट में भारत के खिलाफ केस दायर किया जा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि अब पाकिस्तान को अपनी हकीकत समझ में आ चुका है। ना धमकी आई, ना कोई दादागिरी चली। भारत ठीक है अब नया भारत है जो सुनता नहीं है, जरूरत पड़े तो उसी अंदाज में जवाब भी देता है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी एक कल ही का न्यूज है, कंगाली पाकिस्तान ने फिर आईएमएफ के पास कटोरा फैला दिया, मांग रहा है 1.3 अरब डॉलर की मदद और चला है युद्ध करने। ठीक है, खुद तो अपनी इकोनॉमी बिल्कुल ही मतलब ठीक है कंगाल हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, वहाँ के लोगों को कितनी समस्याएं आ रही है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट को और उसकी सेना को इससे कोई मतलब नहीं है। अब जब यहाँ पे बात फ्री ठीक है हैंड की यहाँ पे चल ही गई है, तो एक बार हम लोग लगे हाथों कंपेरिजन भी कर लेते हैं कि किसकी सेना कितनी यहाँ पे मजबूत है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं पूरा डेटा दिया गया है कि किसके पास ठीक है कितना एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्ट कितना है, अटैक हेलीकॉप्टर कितना है, बख्तरबंद वाहन कितना है, टैंक कितना है, पनडुब्बियाँ कितना है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे कौन किस पे भारी है। मुझे अब ज़्यादा यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सैन्य खर्च में भारत और पाकिस्तान कितने नंबर पे हैं, तो यूएसए से तो कोई कंपेरिजन ही नहीं है। कंपेरिजन यहाँ है, भारत देखिए 86.1 अरब डॉलर, मतलब जीडीपी का लगभग मोर देन 10% भारत का सेना में खर्च हो रहा है। पाकिस्तान का कितना खर्च हो रहा है यहाँ पे आप लोग देख के समझ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग परमाणु हथियारों की संख्या की बात करें, बार यहाँ पे ठीक है बाबर शाहीन देखे थे उस मंत्री का कैसे, जो रेल मंत्री था कैसे यहाँ पे गिदड़ भभकी दे रहा था। तो 170 है, 172 है, लेकिन आपको समझना होगा कि जो भी एटम बम है, एटम बम मतलब कोई ठीक है दिवाली का पटाखा नहीं कि उसको जहां मन करे हाथ से चला के फोड़ दिए। उसको भेजने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत पड़ेगी, हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो एरोप्लेन की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि खुद यहाँ पे अमेरिका के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान यहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी में यहाँ पे गिराया गया था। तो आसान नहीं है, भारत के पास खतरनाक एयर डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम है, S-400 है, बराकेट जैसे हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास नहीं, इसके पास भी है। तो जैसे ही परमाणु एक्टिविटी वाली या फिर उस टाइप की कोई अगर समस्या आ रही है तो दोनों देश को पता चल जाएगा। तो फिलहाल तो मामला बाहुबल का ही है यहाँ पे, हमारी आर्मी उसकी आर्मी, ठीक है। तो देखते हैं आगे अब यहाँ पे क्या होता है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो मामला बहुत टेंस है, कुछ भी हो सकता है।
इस मामले को लेकर आप लोग अपना कमेंट नीचे बता सकते हैं, अपना ओपिनियन बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।